प्यारे बच्चों कैसे हो। तो फिजिक्स इनसाइड आउट प्लेटफॉर्म पर मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। इससे पहले कि आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करें, अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हों आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप एग्जाम्स की बहुत ही अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सकें। और आज की इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि लेक्चर को पूरे मजे से स्टार्ट किया जा सके। किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करते वक्त हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि आखिर इस चैप्टर का नाम ये रखा गया है तो क्यों रखा गया है। जैसे चैप्टर नंबर 12 का नाम है न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, तो आखिर ये न्यूक्लियर फिजिक्स क्या है और ये पार्टिकल फिजिक्स क्या है। न्यूक्लियर फिजिक्स की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि आखिर साइंटिस्ट को ये कैसे मालूम हुआ कि न्यूक्लियर फिजिक्स भी कुछ है। देखो, न्यूक्लियस से रिलेटेड है न्यूक्लियर फिजिक्स, लेकिन न्यूक्लियस के बारे में मालूम कैसे हुआ। कहानी कुछ स्टार्ट होती है आज से तकरीबन 2400 साल कबल, जब डेमोक्रेटस और उनके टीचर ल्यूसिपस ने एक क्वेश्चन उठाया। इन दोनों ने क्वेश्चन ये उठाया था कि अगर हम मैटर को डिवाइड करते जाएं तो क्या कोई आखिरी ऐसी लिमिट आती है जिसके बाद फर्दर इसको डिवाइड ना किया जा सके। तो उन्होंने खुद से ही इस क्वेश्चन का एक आंसर दिया कि वाकई ऐसा पॉइंट आता है जहां पर फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है, यानी ऐसा फंडामेंटल पार्टिकल है जिसके मिलने से सारे का सारा मैटर बनता है। उनका कहना यह था कि वो जो फंडामेंटल पार्टिकल है जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता वो एटमॉस है। उन्होंने इसको नाम दिया था एटमॉस का। एटमॉस बेसिकली एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है अनकटेबल या फिर इनडिविजिबल, यानी जिसको डिवाइड ना किया जा सके और फर्दर कट ना किया जा सके। तो यहां तक ये जो उन्होंने आंसर दिया था बेसिकली ये फिलॉसफिकल आंसर था। उस वक्त उनके पास कोई साइंटिफिक बेस नहीं थी इस आंसर को प्रूव करने के लिए। लेकिन फिर तकरीबन 2000 साल बाद जॉन डाल्टन सर ने इस फिलॉसफिकल कंसेप्ट को एक साइंटिफिक बेस प्रोवाइड की। उन्होंने कुछ केमिकल्स पर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए और एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने के बाद उन्हें यह मालूम हुआ कि जितना भी मैटर है इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में होते हैं। जैसे कि अगर वाटर की एग्जांपल ली जाए तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों की एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन होती है। यहां से फिर उन्होंने प्रूव किया कि ये जितना भी मैटर है बेसिकली ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है और ये तमाम पार्टिकल्स आइडेंटिकल हैं और इन पार्टिकल्स को उन्होंने नाम दे दिया एटम्स। और जॉन डाल्टन सर ने एटम के बारे में जो मॉडल दिया था उसमें उन्होंने ये कहा था कि एटम को ना तो डिवाइड किया जा सकता है और ना ही इसको कट किया जा सकता है। उनके मुताबिक किसी भी मैटर का फंडामेंटल पार्टिकल एक एटम ही था और उनका ये भी कहना था कि एटम को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही एटम को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। साइंटिस्ट के माइंड में अभी भी एक क्वेश्चन बाकी था कि शायद एटम को डिवाइड किया जा सकता हो और हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स ना हो जिनके जरिए हम इसको जज कर सकें। फिर 1896 में न्यूक्लियर फिजिक्स की इस कहानी को एक नया ट्विस्ट मिलता है जब हेनरी बेकरेल सर ने रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया। उन्होंने देखा कि जो यूरेनियम के एटम्स हैं ये अपने आप से एनर्जी एमिट करते हैं। ये एक बहुत ही शॉकिंग ऑब्जर्वेशन थी कि कैसे हो सकता है कि एक एटम अपने आप से एनर्जी एमिट करे। तो वहां से उन्हें मालूम हुआ कि एटम का जो स्ट्रक्चर है बेसिकली उसमें एनर्जी भी प्रेजेंट होती है। उसके बाद मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी, जिनके बारे में आपने ऑलरेडी मैट्रिक में भी पढ़ रखा है, उन्होंने कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स डिस्कवर किए थे और उन्होंने भी ये प्रूव किया था कि जो एटम में से यानी यूरेनियम के एटम में से जो एनर्जी निकलती है ये एटम के अंदर से निकलती है, ना कि किसी केमिकल रिएक्शन की वजह से। फिर 1900 के स्टार्ट में सर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कर लिया था। उनका एक फेमस एक्सपेरिमेंट है कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, जो कि ऑलरेडी आपने मैट्रिक की केमिस्ट्री में भी पढ़ रखा है कि सर जे थॉमसन ने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था और उसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया था। जब सर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर कर लिया तो उन्होंने एटम का एक नया मॉडल दिया जिसको हम प्लम पुडिंग मॉडल या प्लम पुडिंग थ्योरी कहते हैं। इस थ्योरी में उन्होंने ये बताया कि ये जो एटम है बेसिकली ये पॉजिटिव चार्ज की एक बॉल है और उस बॉल में नेगेटिव चार्जेस एम्बेड किए हुए हैं। यानी उनका मानना यह था कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं ये इकट्ठे एक ही बॉल की फॉर्म में रहते हैं और उस बॉल को उन्होंने कहा कि ये एक एटम है।
यहां से वो जो थ्योरी थी जो कि डाल्टन सर ने दी थी कि एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता और कट नहीं किया जा सकता, वो थ्योरी यहां पर रिजेक्ट हो चुकी थी क्योंकि जे थॉमसन सर ने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर कर लिया था। इसके बाद 1911 में सर रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसको हम गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट कहते हैं, और ये न्यूक्लियर फिजिक्स की दुनिया में एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसने तमाम की तमाम थ्योरीज को चेंज कर दिया था, और ये वो एक्सपेरिमेंट है जिसने न्यूक्लियर फिजिक्स की बेस रखी, और सर रदरफोर्ड को इसी एक्सपेरिमेंट की वजह से फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स भी कहा जाता है। रदरफोर्ड सर ने बेसिकली क्या किया था, उन्होंने एक गोल्ड फॉइल ली थी और उसके बाहर उन्होंने एक फास्फोरेसेंट स्क्रीन रखी थी कुछ इस तरीके से, और इसके साथ साथ अल्फा पार्टिकल्स उस गोल्ड फाइल पर बम्बार्ड करवाए थे। ये भी ऑलरेडी आपने मैट्रिक में पढ़ रखा है। यानी एक अल्फा पार्टिकल्स वाली सोर्स थी, उसमें से पार्टिकल्स ने क्या किया, बम्बार्ड किया इस पे आकर, और यहां से जो कुछ पार्टिकल्स थे वो तो इस तरीके से हुआ कि इस गोल्ड फॉइल में से पास कर गए, कुछ इस तरीके से सीधे सीधे पास कर गए, और कुछ पार्टिकल्स क्या हो गए, वो स्कैटर हो गए। लेकिन इसके साथ साथ रदरफोर्ड सर ने ये ऑब्जर्व किया कि कुछ पार्टिकल्स कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो गए इसी तरफ। तो यहां से उन्हें मालूम हुआ कि कुछ पार्टिकल्स गुजर रहे हैं गोल्ड फाइल में से, कुछ जो है वो जस्ट डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और जो डिफ्लेक्ट हो रहे थे वो भी बहुत ही लार्ज एंगल्स पर डिफ्लेक्ट हो रहे थे। इसके साथ साथ कुछ पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट भी हो रहे थे। यहां पर इस एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड सर ने कुछ कंक्लूजन निकाले थे, जिनमें से पहला कंक्लूजन ये था कि जब बहुत से अल्फा पार्टिकल्स इस गोल्ड फाइल में से पास कर जाते हैं तो लाजमी तौर पर जो एटम की मैक्सिमम स्पेस है वो एम्प्टी है, यानी उसमें कोई पार्टिकल्स नहीं है। और फिर उन्होंने देखा कि कुछ जो पार्टिकल्स हैं वो इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और कुछ पार्टिकल्स इस तरीके से रिफ्लेक्ट भी हो रहे हैं, लेकिन रिफ्लेक्ट होने वाले पार्टिकल्स की तादाद बहुत कम थी। उन्होंने देखा कि 8000 पार्टिकल्स में से जस्ट एक पार्टिकल ही रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा जूम करके ड्रा करूं इस तरीके से कि जो गोल्ड फाइल है इसको जूम करते जाएं तो हम एक एटम के स्ट्रक्चर का अंदाजा लगा सकते हैं। यानी कि रदरफोर्ड सर का कहना यह था कि यहां पर जो कुछ पार्टिकल्स हैं वो रिफ्लेक्ट बैक हो रहे हैं। देखो इस तरीके से कुछ पास हो रहे हैं, कुछ पार्टिकल्स इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो पा रहे हैं, और कुछ तो सीधे सीधे क्या हो रहे हैं, रिफ्लेक्ट बैक हो रहे हैं। इस तरीके से कुछ पास किए जा रहे हैं। यहां से रदरफोर्ड सर ने यह कहा कि जब कुछ पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट बैक हो रहे हैं तो लाजमी तौर पर उन्होंने किसी पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल को एनकाउंटर किया है। यानी यहां पर ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं बेसिकली इनका भी पॉजिटिव चार्ज होता है। आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि अल्फा पार्टिकल्स का पॉजिटिव चार्ज होता है, और मजे की बात यह है कि अल्फा पार्टिकल पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, इसके बारे में भी रदरफोर्ड सर ने बताया था। तो यहां पर ये जो पार्टिकल है ये बेसिकली यहां से क्या हुआ, रिफ्लेक्ट बैक हुआ, जिससे हमें ये मालूम हुआ कि यहां पर कुछ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। और इसके साथ साथ रदरफोर्ड सर ने ये कहा कि जब ये टोटली रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है तो इसका मतलब कि यहां पर कोई डेंस पार्टिकल प्रेजेंट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, और बाकी सारे की सारी क्या है, एम्प्टी स्पेस है। तो उन्होंने कहा कि ये जो डेंस पार्टिकल है जहां पर मैस सारे का सारा कंसेंट्रेटेड दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि देखो पार्टिकल रिफ्लेक्ट बैक हुआ, इसका मतलब ये कि यहां पर मैस की कंसेंट्रेशन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो उन्होंने इस पॉजिटिव चार्ज वाले पोर्शन को नाम दिया न्यूक्लियस। ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला पोर्शन है ना इस एटम में, इसको उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। और इसके साथ साथ रदरफोर्ड सर का ये कहना था कि अगर यहां पर ये न्यूक्लियस है तो जो एटम है इसमें इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। देखो आपने शेल्स के बारे में पढ़ रखा है, लेकिन रदरफोर्ड सर ने शेल्स के बारे में कंसेप्ट नहीं दिया था, ये फर्दर बोर सर का कंसेप्ट था। इसके बाद डिफरेंट और भी साइंटिस्ट है जिन्होंने शेल्स के बारे में बताया, लेकिन हमने इस न्यूक्लियस की मेन बात करनी है। रदरफोर्ड सर ने ये कहा कि जिस तरह सन के अराउंड कुछ प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से ये जो न्यूक्लियस है ये सेंट्रल पॉइंट है, और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूव करते हैं। यहां पर रदरफोर्ड सर का ये कहना था कि ये जो न्यूक्लियस है बेसिकली इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और यहां पर सारे के सारे एटम का मैस कंसंट्रेटेड होता है, यानी हाईली डेंस पार्टिकल होता है, और इस हाईली डेंस पार्टिकल को उन्होंने नाम दे दिया न्यूक्लियस। और यहां से मालूम हो गया कि जो न्यूक्लियस है इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस पूरे चैप्टर में, यानी ये जो न्यूक्लियर फिजिक्स वाला चैप्टर है, इसमें हमने इस पार्टिकल की बात करनी है। ये जो रदरफोर्ड सर ने बताया था ना कि सेंटर में
कोई डेंसर रीजन है जहां से वो जो पार्टिकल्स है वो रिफ्लेक्ट बैक हो रहे हैं, अल्फा पार्टिकल्स। हमने इसी रीजन के बारे में पढ़ना है। इस रीजन में ये जो पॉजिटिव चार्ज है, आखिर इस रीजन में ये पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है और पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में क्यों एग्जिस्ट करता है, इसके साथ साथ इस न्यूक्लियस में कौन कौन प्रेजेंट है। यहां पर न्यूक्लियस के बारे में जितनी भी डिस्कशन है वो सारी की सारी हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। अब 1911 में ये वाला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद 1917 में रदरफोर्ड सर ने यह भी बताया कि ये जो न्यूक्लियस है इसमें बेसिकली प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। उन्होंने प्रोटॉन को डिस्कवर कर लिया था। 1917 में रदरफोर्ड सर ने प्रोटॉन्स को डिस्कवर कर लिया और उसके बाद चलते चलते एक साइंटिस्ट थे जेम्स चैडविक, उन्होंने 1932 में न्यूट्रॉन को भी डिस्कवर कर लिया। और यहां से फिर साइंटिस्ट को मालूम हुआ कि ये जो न्यूक्लियस है इसमें ना सिर्फ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं बल्कि न्यूट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये न्यूक्लियस के बाहर शेल्स में मूव कर रहे होते हैं। लेकिन हमने न्यूक्लियस से बाहर नहीं जाना बल्कि हमने न्यूक्लियस के अंदर ही रहना है, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है न्यूक्लियर फिजिक्स। और आज के लेक्चर में हमने जो आर्टिकल पढ़ना है वो भी यही है, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है और न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो हमने इसी पॉजिटिव चार्ज वाले रीजन की बात करनी है, ये जो एटम में प्रेजेंट होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके बारे में भी बहुत सारी डिस्कशन है। बोर सर ने इनके बारे में बताया था, एनर्जी लेवल्स के बारे में बताया था। उसके बाद और भी डिफरेंट मॉडल्स आए जिनको हम सेकंड ईयर में आगे चलकर पढ़ेंगे एटॉमिक फिजिक्स वाले चैप्टर में। लेकिन अभी हमने डिस्कस करना है न्यूक्लियस को, कि न्यूक्लियस में कौन रहता है, न्यूक्लियस में किस तरीके के पार्टिकल्स होते हैं। और यहां पर एक मजे की बात यह है कि ये जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, यानी ये जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं बेसिकली ये कोई फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं है। पहले वाले साइंटिस्ट समझते थे कि शायद जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं इसी तरीके से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। लेकिन बाद में चलकर साइंटिस्ट ने यह भी डिस्कवर किया कि बेसिकली न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स भी फर्दर कुछ पार्टिकल्स से बनते हैं जिनको हम क्वार्क्स कहते हैं। इसके बारे में हम आगे चलकर पार्टिकल फिजिक्स में पढ़ेंगे और वो भी इसी चैप्टर का पार्ट है। लेकिन सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है, न्यूक्लियर फिजिक्स। और मैंने आपको बताया है कि न्यूक्लियर फिजिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स में हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। देखो एटम के बारे में हमारा जो करंट नॉलेज है वो क्या है कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स होते हैं। इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बाहर शेल्स में मूव कर रहे होते हैं। ये हमारा करंट नॉलेज यही है। और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स की कुछ फर्दर प्रॉपर्टीज भी हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन होती है, उसको हम आगे चलकर सेकंड ईयर में पढ़ेंगे। लेकिन यहां तक हमने डिस्कस करना है कि न्यूक्लियस क्या है और न्यूक्लियस में कौन कौन से पार्टिकल्स प्रेजेंट है, और फिर न्यूक्लियस में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है उनके अंदर फर्दर कौन से पार्टिकल्स प्रेजेंट है। यहां तक ये थी स्टोरी ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कि न्यूक्लियर फिजिक्स आखिर स्टार्ट कहां से हुई, फिर साइंटिस्ट को कैसे मालूम हुआ कि एटम्स होते हैं, फिर मालूम हुआ एटम में न्यूक्लियस भी होता है, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, फिर न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स भी होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। तो आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस। तो यहां पर सबसे पहली हेडिंग यही लगाई है, कंपोजिशन ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियस, यानी एटॉमिक न्यूक्लियस की बेसिक कंपोजिशन क्या है। देखो हर चीज की कुछ ना कुछ कंपोजिशन होती है। आप रोटी बनाते हैं, सालन पकाते हैं, तो उसकी भी तो कुछ ना कुछ कंपोजिशन होती है कि आपने क्या क्या मिक्स किया, किस तरीके से वो बना। इसी तरीके से न्यूक्लियस की भी एक प्रॉपर कंपोजिशन है। अगर हम वाटर के एग्जांपल लें तो वाटर में क्या क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। लेकिन अब हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की भी अंदर जाना है और एटम के साथ बात करेंगे कि एटम में जो न्यूक्लियस होता है वो किस तरीके से बना हुआ होता है। तो आपकी बुक में इसी तरीके से लिखा गया है, द एटॉमिक न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। एटॉमिक न्यूक्लियस में टू टाइप्स के पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। जैसे ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, प्रोटॉन्स को रदरफोर्ड सर ने डिस्कवर किया था और उसके बाद न्यूट्रॉन्स को चैडविक सर ने डिस्कवर किया था। तो यहां पर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं और इसके साथ साथ न्यूट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब हमने सबसे पहले प्रोटॉन्स को डिस्कस करना है और उसके बाद न्यूट्रॉन्स को डिस्कस करना है, क्योंकि हमने ये तो देख लिया कि कंपोजिशन क्या है। कंपोजिशन में बेसिकली हमने टू पार्टिकल्स देखे हैं कि न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब हमने देखना है इंडिविजुअली कि आखिर ये प्रोटॉन क्या है और न्यूट्रॉन क्या है। तो सबसे पहली हेडिंग लगाई है प्रोटॉन। ए प्रोटॉन इज द न्यूक्लियस ऑफ द सिंपलेस्ट एटम हाइड्रोजन नोन एज प्रोटियम। ये जो हाइड्रोजन एटम है बेसिकली ये सिंपलेस्ट एटम होता है जिसमें जस्ट एक प्रोटॉन प्रेजेंट होता है और इसके साथ साथ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। जब हाइड्रोजन एटम में जस्ट एक प्रोटॉन प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में,
तो फिर हम ये कह सकते हैं कि प्रोटॉन इज बेसिकली द न्यूक्लियस ऑफ द सिंपलेस्ट एटम दैट इज हाइड्रोजन, और इसी को हम कहते हैं प्रोटियम। यानी जो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, किसी भी हाइड्रोजन एटम का जो न्यूक्लियस है उसमें जस्ट एक ही प्रोटॉन प्रेजेंट होता है और उसको हम कहते क्या है, प्रोटियम कहते हैं। The proton carries a positive charge equal in magnitude to that of an electron। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं कि न्यूक्लियस पे टोटल कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन्स की वजह से होता है। प्रोटॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और कितना पॉजिटिव चार्ज होता है, इतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है जितना कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, और प्रोटॉन पे जो पॉजिटिव चार्ज है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इतना ही होगा जितना इलेक्ट्रॉन की चार्ज का मैग्नीट्यूड है, यानी कि 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁻⁹ कूलम। दिस इज चार्ज ऑन प्रोटॉन एंड दिस इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की जाए, साइंस ना लगाए जाए, तो इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज यही है और प्रोटॉन पे भी चार्ज यही है। जस्ट फर्क इतना है कि जो प्रोटॉन है ये पॉजिटिव होता है और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नेगेटिव होता है। और आपने एक और बात भी पढ़ रखी है कि जो एटम है ये एज ए होल न्यूट्रल होता है, और न्यूट्रल होने की बेसिकली वजह क्या है कि जितना पॉजिटिव चार्ज होता है इतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। यानी जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं इतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी शेल्स में घूम फिर रहे होते हैं। तो यहां पर ये जो प्रोटॉन है इसका मैस कितना है, इसका मैस होता है 1.67 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻27 किलोग्राम। अगर मैस ऑफ प्रोटॉन की एक्चुअल वैल्यू की बात की जाए तो 1.67 के बाद और भी बहुत कुछ आता है। अगर मैं यहां पर कंप्लीट वैल्यू लिखूं तो कुछ इतनी है, 1.672621923669 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻27 किलोग्राम। लेकिन इस वैल्यू को राउंड ऑफ करके यहां पर लिख दिया गया है 1.67 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻27 किलोग्राम। लेकिन जब मैं बीएस लेवल पर न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ाता हूं तो वहां पर हम इसी वैल्यू को कंसीडर करके फर्दर कैलकुलेशंस करते हैं, क्योंकि एक्यूरेट कैलकुलेशंस के लिए हमें पॉइंट्स के बाद भी सारी वैल्यूज पुट करनी पड़ती हैं। क्योंकि अगर यहां पर देखा जाए तो ये जो 10⁻⁻27 का फैक्टर है ये एक बहुत ही स्मॉल फैक्टर है, जिसकी वजह से हमें ये वाले पॉइंट्स भी फर्दर कंसीडर करने पड़ते हैं। लेकिन आपने यही वैल्यू याद रखनी है, जस्ट मैंने रफ साइड पर लिखा है। तो कितना है मैस ऑफ प्रोटॉन, जरा कमेंट कर दीजिए कितना है। 1.67 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻27 किलोग्राम। किलोग्राम तो आप जानते हैं मैस का यूनिट है। तो यहां तक हमें समझ में आ गया कि प्रोटॉन क्या है। प्रोटॉन बेसिकली हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस है, यानी कि जो सिंपलेस्ट एटम है हाइड्रोजन का उसका न्यूक्लियस है, और उसको हम क्या कहते हैं, प्रोटियम भी कहते हैं। और इस प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और उस पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होता है, जितना के मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, दैट इज 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁹ कूलम। और इसका मैस कितना है 1.67 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻27 किलोग्राम। नेक्स्ट अब हमें पढ़ना है व्हाट इज मेंट बाय न्यूट्रॉन, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि न्यूक्लियस में बेसिकली 2 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर जनरली बात की जाए तो कौन कौन से 2 पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स की हमने बात कर ली है, नेक्स्ट अब हमने न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ना है। देखो ये जो वर्ड न्यूट्रॉन है ना, ये खुद ही सजेस्ट कर रहा है न्यूट्रल, यानी कि ना तो इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और ना ही नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि न्यूट्रल पार्टिकल है जिस पे कोई चार्ज नहीं होता। तो यहां पर हमने ये लिखा है ए न्यूट्रॉन हैज नो इलेक्ट्रिक चार्ज एज इंडिकेटेड बाय इट्स नेम। देखो इस पर चार्ज नहीं होता, इसी वजह से इसका नाम न्यूट्रॉन रखा गया। इट्स मैस इज नियरली इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन। इसका जो मैस है वो भी नियरली इक्वल टू 1.67 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻27 किलोग्राम ही है। ये जो न्यूट्रॉन का मैस है ना, इसमें पॉइंट के बाद वैल्यूज थोड़ी सी चेंज होती हैं। जिस तरह यहां पर मैंने अभी आपको बताया था 1.67 के बाद और भी बहुत से डिजिट्स हैं, इसी तरीके से इसमें भी फर्दर बहुत से डिजिट्स आते हैं 1.67 के बाद, लेकिन वो प्रोटॉन में और हैं और न्यूट्रॉन में और हैं। इसी वजह से हमने लिखा है कि इट इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू बट नियरली इक्वल टू मैस ऑफ प्रोटॉन। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मैस एग्जैक्टली इक्वल है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, पॉइंट्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं उनमें मामूली से डिफरेंस है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि मैस ऑफ न्यूट्रॉन इज नियरली इक्वल टू मैस ऑफ प्रोटॉन। अब न्यूट्रॉन की एग्जिस्टेंस के बारे में किसने बताया था, जेम्स चैडविक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1932 में इसकी एग्जिस्टेंस के बारे में बताया था कि न्यूट्रॉन भी एग्जिस्ट करता है जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियॉन्स। अब न्यूक्लियस में जो पार्टिकल्स रहते हैं ना उनको हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। जिस तरह पाकिस्तान में रहने वालों को कहते हैं पाकिस्तानी, इसी तरीके से न्यूक्लियस में रहने वालों को कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस में कौन कौन रहता है,
प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कलेक्टिवली हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियॉन्स कहेंगे। न्यूक्लियस में रहने वालों को क्या कहेंगे? न्यूक्लियॉन्स कहेंगे। तो न्यूक्लियस में क्योंकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं तो इस वजह से ये क्या कहलाएंगे? न्यूक्लियॉन्स कहलाएंगे। तो यहां पर हमने ये बात लिखी है, द न्यूक्लियस कंटेन्स टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, विच आर कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। इनको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। आगे चलकर नेक्स्ट लेक्चर्स में बार बार ये वर्ड यूज होगा, न्यूक्लियॉन्स न्यूक्लियॉन्स। तो वहां पर आपने समझ जाना है कि बेसिकली ये न्यूक्लियस में रहने वाले पार्टिकल्स की बात हो रही है, यानी कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की। नेक्स्ट अब हमने पढ़ना है न्यूक्लाइड। देखो पहले हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा, फिर हमने देखा कि प्रोटॉन क्या है, उसके बाद हमने पढ़ा है कि न्यूट्रॉन क्या है, देन हमने न्यूक्लियॉन्स के बारे में पढ़ा। अब हमने देखना है व्हाट इज मेंट बाय न्यूक्लाइड। ये भी एक प्रॉपर डेफिनेशन है जो कि पेपर में पूछी जा सकती है। किसी भी स्पेसिफिक एटम में जो न्यूक्लियस होता है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फिक्स होते हैं। जैसे कि अगर हम U235 की बात करें, U238 या फिर C12 की बात करें, C14 की, तो इनमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो प्रॉपरली फिक्स्ड होते हैं। तो ऐसे न्यूक्लाई जिनमें स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको हम कहते हैं न्यूक्लाइड। जैसे कि अब कार्बन 12 है, C12, इसमें फिक्स्ड है कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 6 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 6 है। तो C12 को हम फिर कह सकते हैं कि ये एक न्यूक्लाइड है। तो यहां पर हमने यही डेफिनेशन लिखी है, ए न्यूक्लाइड इज ए न्यूक्लियस विद अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एक्सेप्ट फॉर हाइड्रोजन। The nuclei of all other elements consist of both protons and neutrons। देखो हाइड्रोजन की अभी हमने बात की है कि हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है, यानी इसका जो न्यूक्लियस है उसमें जस्ट एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता। तो हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके न्यूक्लियस में दोनों प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। यानी कि हाइड्रोजन को अगर हम एक साइड पर रखें, इसके अलावा बाकी जितने भी न्यूक्लाई हैं उनमें प्रोटॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब यहां पर ये जो वर्ड न्यूक्लाई यूज हुआ है ना, ये बेसिकली न्यूक्लियस का प्लूरल है। न्यूक्लियस सिंगल है और न्यूक्लाई इसका प्लूरल है। नेक्स्ट अब हमने पढ़ना है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। देखो अभी हमने कहा है कि जो न्यूक्लाइड है इसमें फिक्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और फिक्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को डिस्क्राइब करने के लिए हम जो टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं, दोस टर्मिनोलॉजीज आर एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट करते हैं और बेसिकली ये क्या है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस। किसी भी स्पेसिफिक न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, यानी अगर किसी का एटॉमिक नंबर 6 है तो यहां से ये मालूम होगा कि उसमें 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस एटम के न्यूक्लियस में इतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो एटॉमिक नंबर है इसको हम दोनों की बेस पर डिफाइन कर सकते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी यही कहलाएगा और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी यही कहलाएगा। लेकिन आपकी बुक में लिखा गया है द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। इसी वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं? एटॉमिक नंबर। इसको चार्ज नंबर भी कह सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जितना है नेगेटिव चार्ज जितना है। प्रोटॉन बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है? पॉजिटिव चार्ज को, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं किसी भी न्यूक्लियस में, इट इज नोन एज एटॉमिक नंबर, या फिर इसको हम चार्ज नंबर भी कहते हैं और इसको Z से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है मास नंबर A। किसी भी न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं। देखो न्यूक्लियॉन्स के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि न्यूक्लियॉन्स में प्रोटॉन्स भी आते हैं और न्यूट्रॉन्स भी आते हैं, इन दोनों को कलेक्टिवली हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। तो इसका मतलब कि मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी किसी भी न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं प्लस कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, इट इज इक्वल टू मास नंबर। और इसको हम एटॉमिक मास भी कहते हैं और रिप्रेजेंट किससे करते हैं? A से करते हैं। द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन अ न्यूक्लियस दैट इज सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल A। यानी टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? A से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज कॉल्ड द एटॉमिक मास नंबर और सिंपली मास नंबर, यानी इसको हम एटॉमिक मास नंबर भी कहते हैं या फिर सिंपली मास नंबर भी कह सकते हैं। इट इज गिवन बाय द रिलेशन A इज इक्वल टू n प्लस Z। A किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मास नंबर को। तो मास नंबर के बारे में हमने क्या पढ़ा है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को हम n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि इट इज एटॉमिक नंबर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Z। तो किसी भी न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं प्लस कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, इट इज इक्वल टू एटॉमिक मास नंबर और
mass number, याद रखें atomic number is different thing and atomic mass number is different thing। जहां भी mass की बात आ जाए तो आपको फौरी तौर पे मालूम हो जाना चाहिए A इज इक्वल टू n प्लस z, यानी अगर किसी भी न्यूक्लियस का आपने मैस नंबर जानना है तो आपको उसमें प्रेजेंट न्यूट्रॉन्स और उसमें जो प्रेजेंट प्रोटॉन्स हैं उनको ऐड करना पड़ेगा। वेयर n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को। तो अब हम कह सकते हैं कि किसी भी न्यूक्लाइड में z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को शो करता है और a नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यहां पर ये हेडिंग लगा, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए न्यूक्लियस, यानी किसी भी न्यूक्लियस को अगर आपने रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे। यहां पर उस एलिमेंट का नाम लिखेंगे, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, कार्बन हो सकता है, यूरेनियम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसी वजह से यहां पर एक्स लिखा है कि कौन से न्यूक्लियस की बात हो रही है। अब जो मैस नंबर है उसको हम ऊपर लिखते हैं, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए को लिखेंगे यहां पर ऊपर और इसके साथ साथ चार्ज नंबर या फिर एटॉमिक नंबर को हम नीचे लिखते हैं और उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z से, यानी Z इज द एटॉमिक नंबर। तो कोई भी न्यूक्लियस जिसको हम X कह रहे हैं उसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Z और उसको हम यहां पर नीचे लिखते हैं, और कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं इट इज डिनोटेड बाय A और उसको हम इस तरीके से ऊपर लिखते हैं। वेयर X रिप्रेजेंट्स द केमिकल सिंबल ऑफ द एलिमेंट, X केमिकल सिंबल को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि क्रिप्टॉन का Kr है, क्लोरीन का Cl है, यूरेनियम का U है, सोडियम का Na है। तो यहां पर X की जगह पर हम उस एलिमेंट का केमिकल सिंबल लिखेंगे जिसकी हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ना है यूनिफाइड एटॉमिक मैस यूनिट। अभी जो किलोग्राम यूनिट है ना, ये भी है तो मैस का यूनिट, लेकिन एटॉमिक लेवल पर इसको यूज करना थोड़ा सा मुश्किल है। देखो जैसे मैस ऑफ प्रोटॉन है 1.67 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -27 किलोग्राम, तो ये बहुत छोटा मैस है, इसलिए इसके लिए हम यूनिट भी एक नया इंट्रोड्यूस करवाते हैं, दैट इज यूनिफाइड एटॉमिक मैस यूनिट, और इसको स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। टू एक्सप्रेस द मैस ऑफ एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी किसी भी एटॉमिक पार्टिकल के मैस को एक्सप्रेस करने के लिए द यूनिफाइड एटॉमिक मैस यूनिट U is generally used instead of kilograms। तो किलोग्राम की बजाय हम क्या यूज करते हैं, यूनिफाइड एटॉमिक मैस यूनिट दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय U। बाय डेफिनेशन 1U is exactly 1/12 of the mass of a carbon atom। 1U को हम कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं, 1U is equal to 1/12 of mass of कार्बन C12, यानी C12 का जो मैस है उसको अगर हम 1/12 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये लिखा है दिस इज एक्जेक्टली 1/12 ऑफ मैस ऑफ कार्बन 12 एटम, यानी जो कार्बन 12 एटम का मैस है अगर उसको 12 से डिवाइड कर दें या फिर 1/12 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 1U। तो यहां पर ये लिखा है 1U इज एक्जेक्टली 1/12 ऑफ द मैस ऑफ ए कार्बन एटम। और कौन सा कार्बन एटम, C12 एटम, क्योंकि आपको मालूम है कि कार्बन के डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं, तो C12 के यहां पर हम बात कर रहे हैं। तो 1U इज इक्वल टू 1.6606 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -27 किलोग्राम, यानी अगर हम इसको किलोग्राम में एक्सप्रेस करें, क्योंकि देखो हमने कहा है कि यूनिफाइड एटॉमिक मैस यूनिट भी बेसिकली मैस का यूनिट है, तो किलोग्राम भी मैस का यूनिट है। जब ये दोनों मैस का यूनिट है तो लाजमी तौर पर इनके दरमियान कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए। तो इनके दरमियान जो रिलेशन है दैट इज 1U इज इक्वल टू 1.6606 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -27 किलोग्राम। और हमने ऑलरेडी आइंस्टाइन सर की इक्वेशन भी पढ़ रखी है लास्ट चैप्टर में, E इज इक्वल टू mc²। यहां से अगर m निकाला जाए तो क्या बनेगा, E/c²। तो यहां पर हमने 1.6606 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -27 किलोग्राम को 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर c² लिखा है। देखो मैस का यूनिट किलोग्राम, एनर्जी का यूनिट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा चुका हूं कि जब हम फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात करते हैं तो एनर्जी को फिर जूल्स में एक्सप्रेस नहीं करते बल्कि वहां पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट को यूज करते हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमने यूज किया है, मेगा एक प्रीफिक्स है, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो जाएगा, एनर्जी का यूनिट है, डिवाइडेड बाय c²। तो इसका मतलब कि हम मैस को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर c² में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब आपकी बुक में जस्ट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा गया है, बट अगर हम स्ट्रिक्टली बात करें तो c² साथ लिखना लाजमी है, क्योंकि अगर डिवाइड बाय c² करेंगे तो तभी फिजिक्स में ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट रहती है, वरना किलोग्राम और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर c² में कोई इक्विवेलेंस नहीं बनती। जनरली हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिख सकते हैं अगर हम c को कांस्टेंट ट्रीट करें, लेकिन जो करेक्ट है दैट इज मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर c²। तो आपने भी यहां पर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर c² ही लिखना है। अब यहां पर हमने देखना यह है कि ये इसकी इक्वल कैसे आता है। बेसिकली E इज इक्वल टू mc² को यूज करते हुए लिखते हैं।
तो यहां पर इसका छोटा सा एक प्रोसीजर है फाइंड करने के लिए। ये जो स्पीड ऑफ लाइट है ना फ्री स्पेस में, इसकी वैल्यू जो हम लिखते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, ये एक्चुअली राउंड ऑफ करके वैल्यू लिखते हैं। लेकिन जो करेक्ट वैल्यू है एक्सपेरिमेंटली जो कि डिटरमिन की गई है, दैट इज 2.99792,458 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। जो करेक्ट वैल्यू है दैट इज दिस। और अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में एक्सप्रेस करें तो ऑलरेडी मैं आपको चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा चुका हूं, दैट इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻19 जूल। लेकिन अगर पूरी वैल्यू की बात करेंगे दैट इज 1.602176634 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻19 जूल। और अगर 1 यू को भी किलोग्राम में एक्सप्रेस करेंगे, देखो यहां पर तो हमने 1 यू को किलोग्राम में ऐसे राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है 1.6606 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 किलोग्राम, लेकिन यहां पर ये पूरी वैल्यू लिखी है 1.660539066660 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 किलोग्राम। देखो ये जो 1 यू इज इक्वल टू इतने किलोग्राम है ना, ये आप जनरली निकाल सकते हैं। अगर आप कार्बन 12 के मैस को 12 से डिवाइड करें, यानी कि कार्बन 12 का जो मैस है ना किलोग्राम में, उसको 12 से डिवाइड करें तो आपके पास यही पूरा आंसर निकल कर आता है। इसके साथ साथ हम एवोगैड्रोस नंबर को भी यूज करते हुए 1 यू को इसके इक्वल प्रूव कर सकते हैं। लेकिन यहां पर हमने ये देखना है कि किस तरीके से 1 यू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आवर सी स्क्वायर के इक्वल है। तो कौन सी इक्वेशन यूज किया है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो यहां पर हमने m की वैल्यू पुट की है दैट इज 1.660539066660 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻27 किलोग्राम, और यहां पर C की वैल्यू यूज किया, उसका स्क्वायर लिया है। देखो ये कंप्लीट वैल्यूज हैं जो कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन की गई हैं, लेकिन जनरली हम राउंड ऑफ करके यूज करते हैं। लेकिन अगर करेक्ट आंसर फाइंड करना हो न्यूक्लियर फिजिक्स में स्पेशली हम इन वैल्यूज को यूज करते हैं। तो यहां से अगर एनर्जी की वैल्यू निकालें तो ये वैल्यू आती है 1.492418085 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻10 जूल। और यहीं से अगर इसको हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो आपको ऑलरेडी मैंने चैप्टर नंबर 9 में बता रखा है कि जूल वाली वैल्यू को इससे डिवाइड कर दें, जो कि 4 जूल इलेक्ट्रॉन है, दैट इज 1.602176634 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻19, तो आपको क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां से E इज इक्वल टू 931494102 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम इसको मेगा में एक्सप्रेस करेंगे तो हमें क्या लेकर आना पड़ेगा, 10⁻6 लेकर आना पड़ेगा। तो यहां से अगर हम 6 डेसिमल प्लेसेस राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करें तो क्या बनेगा, 931 क्या बन रहा है 494102 494102। अगर हम इसको राउंड ऑफ करके लिख दें तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनेगा। तो आपकी बुक में भी ये लिखा गया है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो एनर्जी है, इतनी वाली एनर्जी, इट इज इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन अगर हम मैस की बात करेंगे तो मैस के केस में MeV/c² लिखना पड़ेगा। तो यहां पर इसी वजह से हमने लिखा है कि इतने किलोग्राम इज इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आवर c², क्योंकि मैस का यूनिट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं हो सकता, बल्कि मैस का यूनिट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आवर c² लिखेंगे, क्योंकि जो आइंस्टाइन सर की इक्वेशन है उसमें यही था, m इज इक्वल टू E/c²। अब यहां पर कुछ बुक्स में इसको 931.5 पे लिखा जाता है, लेकिन आपकी बुक में जनरली 931 लिखा गया है, तो आप भी 931 ही लिख लीजिए। अब यही जो यूनिट है, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, इसको यूज करते हुए हम मास ऑफ प्रोटॉन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मास ऑफ न्यूट्रॉन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर मैं आपको मास ऑफ प्रोटॉन कैलकुलेट करने का तरीका बता देता हूं, बाकी कभी आप इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मास ऑफ प्रोटॉन की हम कंप्लीट वैल्यू देखें तो वो कुछ इतनी बनती है किलोग्राम्स में, 1.67262192,369 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻27 किलोग्राम, ये वाली वैल्यू बनती है। अगर हम यहां पर 1 यू को भी लिख लें तो कितना बनेगा, 1.660539066660 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब अगर हमने मास ऑफ प्रोटॉन को किलोग्राम से इस यू वाले मास में एक्सप्रेस करना है तो कैसे करेंगे। देखो 1 किलोग्राम किसके इक्वल बनेगा, 1 डिवाइडेड बाय दिस यू। तो इसका मतलब कि हमें मास ऑफ प्रोटॉन को इससे डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहां से नजर आ रहा है, अगर यहां से 1 किलोग्राम निकालोगे तो ये वाली वैल्यू किधर जाएगी, उधर चली जाएगी, यानी 1/1.6606 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻27 हो जाएगा, और साथ में यू यूनिट आ जाएगा। तो इसका मतलब कि अगर हमने किलोग्राम को यू वाले यूनिट में एक्सप्रेस करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा,
ये जो mass of proton किलोग्राम में है इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 आवर दिस से। इन शॉर्ट कि हमें इस वैल्यू को इससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए जरा डिवाइड करके चेक करते हैं। ये है कैलकुलेटर, तो इस पर जरा डिवाइड करके चेक करते हैं। देखो अगर इस वैल्यू को इससे डिवाइड करेंगे तो 10⁻⁻27 ऊपर से नीचे से दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी ये वाली वैल्यू इससे हमें डिवाइड करनी पड़ेगी। तो चलिए जरा डिवाइड करके चेक करते हैं। 1.672 आगे क्या है 621 92369 डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड करना है जी 1.66 053 90 660 तो इक्वल प्रेस करते हैं। यहां पर क्या वैल्यू आ रही है 1.007276। तो जरा मैं इसको थोड़ा साइड पर करता हूं, तो आपकी बुक में भी ये वैल्यू लिखी गई है 1.007276 1.007276। तो अगर आप यहां पर पॉइंट के बाद कंप्लीट डिजिट्स लेंगे सारे के सारे, तो आपके पास करेक्ट वैल्यूज निकल कर आएंगे। इसी तरीके से आप मैस ऑफ न्यूट्रॉन भी कैलकुलेट कर सकते हैं और मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कैलकुलेट कर सकते हैं यूनिफाइड एटॉमिक मैस यूनिट यू में। तो यहां तक आपको समझ में आ चुका है कि किस तरीके से हमने किलोग्राम को यू वाले यूनिट में लेकर जाना है। आपकी बुक में आर्टिकल नंबर 12.1 के लास्ट में आइसोटोप्स के बारे में भी लिखा गया है। फॉर ए पर्टिकुलर एटम, फॉर एग्जांपल कार्बन, न्यूक्लियाई आर फाउंड टू कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑल्दो दे ऑल हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। देखो कार्बन की एग्जांपल आपने ऑलरेडी मैट्रिक में भी पढ़ रखी है, केमिस्ट्री में 9th क्लास की केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ रखी है। आइसोटोप्स के बारे में आपने अच्छे तरीके से पढ़ रखा है, और जो 10th क्लास में न्यूक्लियर फिजिक्स का चैप्टर था उसमें भी आपने आइसोटोप्स के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ रखा है। लेकिन यहां पर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो कार्बन के आपने कौन कौन से पढ़ रखे हैं, C12 आपने पढ़ रखा है, C13 C14। तो C12 को हम कैसे लिखेंगे 12 ऊपर लिखेंगे। देखो ये मैस नंबर है ना, तो मैस नंबर किधर लिखते हैं ऊपर लिखते हैं। और ये क्या है इसका केमिकल सिंबल है कार्बन का, तो उसको हमने लिख दिया। C12 आपने पढ़ रखा है, आपने C13 पढ़ रखा है, आपने C14 पढ़ रखा है। यानी कार्बन के एक आइसोटोप में 12 न्यूक्लियॉन्स भी होते हैं, एक में 13 भी होते हैं और एक में 14 भी होते हैं। और इसका जो चार्ज नंबर है या फिर एटॉमिक नंबर है वो सेम रहता है, दैट इज 666। यानी कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम नीचे लिखते हैं जिसको हम एटॉमिक नंबर भी कहते हैं, वो सब में सेम रह रहे हैं। लेकिन जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो डिफरेंट हो रहे हैं। क्योंकि देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम कैसे फाइंड करते हैं, अभी हमने एक रिलेशन पढ़ा था A = n+z, यही पढ़ा था। अगर यहां से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालेंगे तो n = a - z हो जाएगा, यानी कि मैस नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो 12 - 6 इसमें 6 न्यूट्रॉन्स हैं, 13 - 6 इसमें 7 न्यूट्रॉन्स हैं, 14 - 6 इसमें 8 न्यूट्रॉन्स हैं। यानी इन तमाम पार्टिकुलर एटम्स में जो न्यूक्लियाई हैं उनमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो डिफरेंट आ रहे हैं, इसमें 6 इसमें 7 और इसमें 8, लेकिन जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो सेम रह रहे हैं। तो ऐसे न्यूक्लियाई जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम रहे बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफर करें उनको हम कहते हैं आइसोटोप्स। तो यहां पर आपकी बुक में भी लिखा गया है फॉर ए पर्टिकुलर एटम, फॉर एग्जांपल कार्बन, न्यूक्लियाई आर फाउंड टू कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यानी इसमें न्यूट्रॉन डिफरेंट है, इसमें डिफरेंट है, इसमें 6 इसमें 7 और इसमें 8। कैसे निकाले 12 - 6 6, 13 - 6 7 और 14 - 6 8। तो यही बात लिखी है फॉर ए पर्टिकुलर एटम, फॉर एग्जांपल कार्बन, न्यूक्लियाई आर फाउंड टू कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स क्या होंगे डिफरेंट होंगे, although they all have same number of protons, लेकिन उनमें प्रोटॉन्स क्या है सेम है। फॉर एग्जांपल कार्बन न्यूक्लियाई ऑलवेज कंटेन 6 प्रोटॉन्स बट दे में हैव वेरिंग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, लेकिन उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे वेरिंग होंगे। जैसे इसमें 6 है, इसमें 7 है, इसमें 8 है। न्यूक्लियाई दैट हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी ऐसे न्यूक्लियाई जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम हो बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो, उनको हम क्या कहते हैं आइसोटोप्स कहते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ चुका है कि आइसोटोप्स की बेसिक डेफिनेशन क्या है। अब हम आइसोटोप्स की यही वाली एग्जांपल उठाकर नोट्स में भी लिख देते हैं। द आइसोटोप्स ऑफ कार्बन आर कौन कौन से हैं, C12, C13 एंड C14, और सब में एटॉमिक नंबर क्या होगा 6। यानी कि मैस नंबर डिफर कर रहे हैं बट एटॉमिक नंबर क्या रह रहे हैं सेम रह रहे हैं। यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रह रहे हैं बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो रहे हैं। अब इसमें ये जो C12 और C13 है ये स्टेबल है
जबकि ये जो C14 है ये अनस्टेबल है। जो अनस्टेबल होते हैं वो रेडिएशन एमिट करते हैं, डीके हो जाते हैं। तो यहां पर हम लिख देते हैं अमंग दीज C12 एंड C13, साथ में आपने ये एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों लिखने हैं। और स्टेबल बट C14 और इसका एटॉमिक नंबर क्या है 6, मास नंबर 14 और एटॉमिक नंबर 6 इज अनस्टेबल। और जो अनस्टेबल होते हैं वो बेसिकली रेडिएशंस एमिट करते हैं, और ये जो रेडिएशंस के एमिट करने वाला प्रोसेस है इसको हम रेडियो एक्टिव डीके कहते हैं। इसको भी हम आगे चलकर नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। बट यहां पर ये एग्जांपल दी गई है कि जो कार्बन 14 है इट इज अनस्टेबल एंड डिकेज इनटू नाइट्रोजन विद द एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल एंड एंटी न्यूट्रिनो। जब ये डीके होता है कार्बन 14 तो डीके होकर एक नाइट्रोजन बनता है, इसके साथ साथ एक बीटा पार्टिकल एमिट होता है और एक एंटी न्यूट्रिनो एमिट होता है। आपकी बुक में लिखा गया न्यूट्रिनो बट इट्स एंटी न्यूट्रिनो। आगे चलकर मैं आपको रेडियो एक्टिव डीके वाले लेक्चर में इसका रीजन भी दूंगा कि क्यों यहां पर एंटी न्यूट्रिनो एमिट हो रहा है। अब यहां पर जो सबसे इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है दैट इज बीटा पार्टिकल। ये जो बीटा पार्टिकल है ना बेसिकली ये नेगेटिव होता है, इस पे वही चार्ज होता है जो कि इलेक्ट्रॉन पर होता है। तो बच्चों न्यूक्लियस में तो पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, फिर नेगेटिव कहां से आया, बीटा पार्टिकल कैसे बना? इट इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी कि न्यूक्लियस में से भी नेगेटिव पार्टिकल निकल सकता है, एमिट हो सकता है। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। इसको आगे चलकर हम रेडियो एक्टिव डीके वाले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब हम बीटा डीके पढ़ेंगे वहां पर बीटा पॉजिटिव डीके भी है और बीटा नेगेटिव डीके भी है। वहां चलकर मैं आपको कार्बन 14 वाली एग्जांपल समझाऊंगा कि कैसे कार्बन 14 डीके होकर नाइट्रोजन बनाता है और इसके साथ साथ बीटा पार्टिकल और एंटी न्यूट्रिनो एमिट करता है। तो यहां तक आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। ये वाला जो लेक्चर है ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसलिए आपने इस लेक्चर के एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। जितनी भी डेफिनेशंस थी ये सारी की सारी डेफिनेशंस शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। फाइनली आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हो आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप एग्जाम्स की बहुत ही अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सकें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।